हेलो डियर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके हैं। कौन सा लेके हैं? चलो देखते हैं। नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये 8th क्लास के लिए उपयोगी है, 9th क्लास के लिए भी, 10th क्लास के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो बिना सुने गए इसको शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट उस कर्ता नॉमिनेटिव को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र अब्सोल्यूट रहता है। ये पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है। अब इसको यानी वाक्य की वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप ध्यान देंगे कैसे कैसे इसका यूज। हमने 3 नोट लिखे और तीनों नोट पे है, नोट से तीनों के द्वारा उनके द्वारा आपको समझाया जाएगा। चलो हम शुरुआत करते हैं। जब वाक्य में क्रियाओं इज, आर, एम, वॉज, वर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग होता है। किसमें? नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट की बात हम कर रहे हैं। तो देखो किस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपको कैसे दिया जाएगा यूज ऑफ अब्सोल्यूट फ्रेज। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? बहुत ही शानदार टॉपिक है। पहले वाक्य में क्या दिया जाएगा? कारण दिया जाएगा और दूसरे में इसका परिणाम दिया जाएगा। तो हम चलो देखते हैं वाक्य को। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग। तस्वीर रुचिकर थी। वी एंजॉयड इट वेरी मच। हमने इसका बहुत ज्यादा आनंद लिया। तो ये क्या है? इस वाक्य में कारण है और जिस वाक्य में कारण होगा तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि कर्ता नहीं हटता और पार्टिसिपल्स होते हैं उनमें कर्ता हट जाता है। तो हम चलो इसकी शुरुआत करते हैं। द पिक्चर। अब इस चीज का आप ध्यान देंगे। इज, आर, एम, वॉज, वर ये दिए जाते हैं किसके अंदर? यानी हम यूज ऑफ अब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर ये आपको दिए जाते हैं। तो हम इनको क्या कर देते हैं? जो भी हमें दिए गए हैं इज, आर, एम, वॉज, वर इनको हम हटा देते हैं और इनकी जगह हम किसका प्रयोग कर देते हैं? किसका प्रयोग कर देंगे? इनकी जगह बीइंग का प्रयोग कर देंगे। किसका? बीइंग का। फिर हमारा जो शेष बचा है इसको हमने हटा दिया। यह इंटरेस्टिंग है, हम इंटरेस्टिंग को लिख देंगे। तो हमने लिख दिया इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमें फुल स्टॉप दिया गया था हम इसको हटाकर यहाँ पर क्या कर देंगे? कोमा लगा देंगे। अब हमारे पास शेष क्या बचेगा? वी एंजॉयड इट वेरी मच। इस पूरे वाक्य को ऐसा कैसा लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वी एंजॉयड इट वेरी मच। ये बनकर हमारे सामने तैयार है। अब हम ध्यान देंगे जो हमारा सेकंड नोट है उसके अंदर ध्यान देंगे। इसको पढ़ते हैं फिर इसका वाक्य बनाएंगे। वाक्य में अन्य वर्ब हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग होता है? हैविंग का। अब आपने पढ़ा होगा पर जो हम देखेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। अब आपने परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था? हैविंग के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता है तो हम कर्ता को नहीं हटाते। तो नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट ये इसमें कर्ता नहीं हटता और वर्ब पर यानी वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें ये दिया गया है कि अन्य कोई वर्ब दी गई है तो ये रोज के अन्य वर्ब है, इनसे अलाउड ये वर्ब है और हमें यूज अब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग हमसे करवा रहा है। तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे? तो ध्यान देंगे कि हम सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करते हैं? अन्य को वर्ब दी जाती है तो किसका करते हैं? हैविंग। किसका प्रयोग करेंगे हम? हैविंग। और जैसे वही आप ये ध्यान देंगे कि दोनों जो कार्य हुए क्या ये कार्य अलग स्थान पे हुआ, ये अलग स्थान पे है।
सूर्य कहीं जैसे उदय हुआ तो पक्षी उड़ने के बाद दूसरी जगह चले गए, तो दोनों कार्य अलग अलग हुए, उसमें ये तो हो रहा था। तो वहां पर हम हेविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख रहे थे, अन्य वर्ब आपको मिल गई। तो हेविंग के बाद हम क्या करेंगे, क्रिया थर्ड फॉर्म लिखे, तो राइज की क्या हो जाएगी, जो रोज की क्या हो जाएगी, रोज की क्या हो जाएगी, राइजन। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें फुल स्टॉप दिया गया है उसको हम हटाकर कोमा लगा देंगे। क्या कर देंगे, इसमें हम कोमा लगा देंगे। तो हम कोमा लगा देते हैं, कोमा लगा दें। द बर्ड begin to fly। द रोज, इसमें बोला रोज क्या है, रोज राइज की सेकंड फॉर्म है और राइजन क्या होती है, थर्ड। तो द सन रोज, द बर्ड बिगेन टू फ्लाई। सूर्य का उदय हुआ, पक्षी में उड़ना शुरू कर दिया था। तो हेविंग के साथ आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, जिस वाक्य में क्या दिया गया, कारण। अब हम चलो तीसरे नोट में देखते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसे आपको बनाना है, हेविंग लगाए वहां पर अन्य कोई वर्ब है, हेविंग के साथ आप क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देना, अन्य कोई वर्ब है। अब हम ध्यान देंगे हमारा लास्ट वाला नोट में, जब वाक्य पेसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग होता है। अब आपको ये देखना है कि इज, आर, ए, बोथ वर, इनके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो एक्टिव वॉइस वो हमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना हुआ मिलता है। अब इनमें आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी, तो इन्हें पैसिव वॉइस हमें पहले से दे रखा। तो ये तो अगला बोल रहा ना कि पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में दे रखा है। तो द कैप्टन वॉज किल्ड, कप्तान मारा गया था। द आर्मी फ्लड, सेना भाग गई थी। तो इस वाक्य में क्या कारण, इसमें कारण होता है, जिसमें वहां क्या करते हैं, इज, आर, ए, बोथ वर को हटा देते हैं, उनकी जगह क्या कर देंगे, जब पैसिव वॉइस दिया जाता तो हैविंग बीन, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्रिया थर्ड फॉर्म हम पहले से दे रखी है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तो चलो इसको भी बनाते हैं हम। द कैप्टन, यदि हम इनको क्या करते हैं, हटाते हैं, इजार हम बहुत बड़ा में जो दिया जाता है तो हम इसको उठा देंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, हैविंग बीन लगाते हैं जब पे हमें पैसिव वॉइस दिया जाता है। उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में दे रखी। फिर हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप को हटाकर हम लगा देते हैं कोमा, फिर लगा देंगे कोमा। द आर्मी फ्लड, द आर्मी फ्लड। तो हमने आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया और एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझा गई। थैंक यू सो मच।